हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 6 कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए। आप लोगों ने 2023 का यूपी पीसीएस का कैलेंडर देखा होगा। इसमें यूपी पीसीएस आरओ की वैकेंसीज का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि अध्याचन की बात हो रही थी, है ना। अध्याचन को अप्रूव भी कर दिया गवर्नमेंट ने, ये भी बात हो रही थी। रिक्तियों की संख्या भी बताया जा रहा था 500 प्लस है ना। अब कमीशन ने जिक्र क्यों नहीं किया, इसकी तो जानकारी नहीं है। लेकिन कमीशन ने 2023 के कैलेंडर में बीच में टाइम गैप दिया हुआ है, हो सकता है इसी टाइम फ्रेम में ये एग्ज़ाम कराएं। ठीक है, तो रिक्तियों का क्या है, आज कैलेंडर में नहीं दिख रहा है, कल दिखने लगेगा। उससे पहले हम लोग अपनी तैयारी करके रखें पूरा, है ना। चलिए, आज 61 से करना है। इससे पहले हम लोग 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहाँ पे सहायक नदियाँ बताना है, ट्रिब्यूटरीज बताना है। दूध गंगा रिवर ये जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख ले रहे हैं सारा, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। देखिए, गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, बर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। जिसमें से ये जो आपको प्राणहिता दिख रही है, ये प्राणहिता 3 नदियों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? पेनगंगा, बेनगंगा और बर्धा, ये 3 नदियों से ये प्राणहिता नदी बनती है। अब उसी तरह कावेरी की देख लीजिए। कावेरी की सहायक नदियाँ हैं सिमसा, हेमवती, कपिला, भवानी, तीर्थ। आपको भवानी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये कावेरी की सहायक नदी है, इसके सामने भी ये सही मैच है। महानदी की सहायक नदियाँ सारी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब, ओंग और तेल, इसके बारे में कई बार पूछा है, ईब और तेल। और महानदी के सामने इंद्रावती लिखा हुआ है, जबकि इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये गलत हो गया। पहला भी गलत हो गया, क्योंकि दूध गंगा ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। अभी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखिए तो आपको पता चल जाएगा। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखिए, घाटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और दूध गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था? सही पूछा था। सही कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कावेरी भवानी से सही मैच है, बाकी तीनों गलत हैं। मंजीरा ये जो लिखी है, मंजीरा किसकी है? गोदावरी की है, ये गोदावरी की है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी काम की चीज़ें हैं। चलिए 62 देखिए। 62 में क्या है? 62 में पूछा है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फॉरेस्ट सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की प्रजाति को, चाहे वो फ्लोरल हो या फिर फोनल हो, वनस्पति जगत से संबंधित हो या फिर जंतु जगत से, ये फ्लोरल और फोनल स्पीसीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, क्योंकि इस रीजन में सब कुछ मिल जाता है। टेम्परेचर मिल जाता है, यहाँ पे मॉइस्चर मिल जाता है, नमी मिल जाती है, यहाँ पे रेनफॉल मिल जाती है ना। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ तो सीख ली कि किसी भी प्रकार की प्रजाति को कौन सा रीजन यहाँ पे सूटेबल होता है, ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि इस ट्रॉपिकल रीजन में ये जो क्षेत्र मॉइस्ट होना चाहिए या फिर ड्राई होना चाहिए। मॉइस्ट का मतलब होता है आर्द्र और ड्राई का मतलब होता है शुष्क। तो दूसरा फैक्ट आप लोग ये याद रखें कि क्षेत्र जो है वो ड्राई होना चाहिए। और तीसरा फैक्ट आप लोग याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट का टाइप पाया जाता है पृथ्वी पर, वो डेसिडुअस टाइप का पाया जाता है। डेसिडुअस यानी पर्णपाती, पतझड़ी, ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे वन जो अपनी पत्तियों को सेट करते हैं सीजन वाइज सीजन, उनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन कौन सा पाया जा रहा है? 3 कीवर्ड्स आपने पढ़े, ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए, ड्राई नेचर का होना चाहिए और डेसिडुअस टाइप का होना चाहिए। बी ऑप्शन में पढ़िए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि सबसे ज़्यादा किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ड्राई डेसिडुअस पाए जाते हैं। अगर दूसरे नंबर का पूछ ले तो बस ड्राई की जगह मॉइस्ट करना है। और एवरग्रीन के बारे में जानते हैं, ये ज़्यादा क्षेत्र में तो पाए नहीं जाते हैं। एवरग्रीन इनको क्यों बोलते हैं पता है ना? एवरग्रीन इनको क्यों बोला जाता है? इन फॉरेस्ट की एक खास बात होती है, और एक खास बात यह है कि ये अपनी पत्तियाँ एक बार में सेट नहीं करते हैं। इन एवरग्रीन फॉरेस्ट की कुछ हिस्से की पत्तियाँ ही सीजन बाई सीजन सेट करती हैं, झड़ती हैं, लेकिन बाकी जो हिस्सा है बाकी ग्रीन रहता है। ठीक है, बाकी ग्रीन रहता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 40% हिस्सा ये डेसिडुअस नेचर का होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और 60% जो हिस्सा है ये शेड नहीं करता, ये ग्रीन का ग्रीन बना रहता है, इसलिए सारा फॉरेस्ट ग्रीन दिखता है। लेकिन पर्णपाती में क्या होता है? पर्णपाती में पूरे पेड़ की जो पत्तियां हैं एक ही बार में सेट कर जाएंगी, एक ही बार में झड़ जाएंगी, इसलिए इनको पर्णपाती बोलते हैं। क्लियर है? दोनों में फ़र्क समझ में आया? चलिए 63 देखिए जल्दी से। जो मैच नहीं है, अनमैच्ड है, वो बताना है। चिनूक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सारी क्या हैं? ये लोकल विंड्स हैं। ठीक है, लोकल विंड्स हैं।
फ्लो कहाँ पे करती है? रॉकी माउंटेन यूएसए में, सही मैच है। सिरक्को का ओरिजिनेशन होता है सहारा डेजर्ट से, और ये भूमध्य सागर के रास्ते से इटली में एंटर करती है, सिसली में एंटर करती है। सिसली एक आइलैंड का नाम है, भूमध्य सागर में है, तो ये भी करेक्ट है। नॉर्वेस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, नॉर्वेस्टर को क्या बोलते हैं? काल वैसाखी इंडिया में। और ब्लिजर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पोलर विंड है, ठीक है, पोलर विंड। लेकिन ये जो इसके सामने चिली लिखा है, चिली तो कोई पोल पे सिचुएटेड है नहीं, या फिर हायर एल्टीट्यूड जो है वहाँ पे स्थित नहीं है। ब्लिजर्ड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? साइबेरिया देखने को मिलेगी, है ना, कनाडा देखने को मिलेगी। यूएसए का जो नॉर्दर्न रीजन है, यानी हायर एल्टीट्यूड के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको ब्लिजर्ड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो गया? गलत पूछा था, गलत सी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। चलिए 64 देखिए, यहाँ पे जगह मैच कराइए। अलेगनी कहाँ पे है? ये यूएसए का माउंटेन है। कैंटाब्रियन, ये सब तो हम लोग मैपिंग में भी अच्छे से किए हैं। कैंटाब्रियन ये स्पेन का है, ठीक है। अल्ब्रुज ये ईरान का माउंटेन है, और मैकेंजी ये कहाँ पे? ये कनाडा में। तो ये अलेगनी यूएसए हो गया, 4 हो गया। कैंटाब्रियन स्पेन यानी 3 हो गया। अल्ब्रुज ईरान 1 हो गया, और मैकेंजी 2। 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2। चलिए 65 देखिए, ये आपके पास ऑप्शंस हैं ग्रासलैंड के, यानी घास के मैदान के। ये घास के मैदान टेम्परेट भी हो सकते हैं, है ना, और ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं। अगर आपको लोकेशन याद है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि ये टेम्परेट है या फिर ट्रॉपिकल है। जो घास का मैदान 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में आ रहा होगा, वो कैसा हो जाएगा? वो ट्रॉपिकल हो जाएगा। और जो इसके बियॉन्ड होगा वो टेम्परेट हो जाएगा, यानी शीतोष्ण हो जाएगा। अगर हम लोग साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं? लानोज मिलता है, कैंपास मिलता है, सेल्वास मिलता है ना, सवाना भी मिलता है। तो साउथ अमेरिका जो है वो किस रीजन में बिलोंग करता है? टेम्परेट में कि ट्रॉपिकल में? ये दोनों में बिलोंग करता है, उष्णकटिबंधीय में और शीतोष्ण में भी। लेकिन अगर आप सेल्वास को देखेंगे तो ये प्योरली ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और इसके सामने उष्णकटिबंधीय लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, सही मैच है। टैगा से साफ साफ समझ में आ रहा है, तो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, तो ये शीतोष्ण में आ जाएगा, है ना। स्टेपीज हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है? यूरोप में देखने को मिलता है, और यूरोप कैसा रीजन है? शीतोष्ण है। फार बियॉन्ड जाओगे तो पोलर रीजन आ जाएगा, तो ये भी सही मैच है ना, टैगा भी सही मैच है। और इस सी ऑप्शन में आपको डाउन्स लिखा दिख रहा है, ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये शीतोष्ण में आता है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय में नहीं आता है। डाउन्स कैसा है? हम लोग डाउन्स भी पढ़ते हैं, हम लोग बेल्ट्स भी पढ़ते हैं। बेल्ट्स कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका में है, और डाउन्स हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया देखा। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत मैच है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 66 देखिए, यहाँ पे पूछा है कौन सी ओशियन करंट शेष 3 से भिन्न है? महासागरीय धारा के बारे में पूछा है। भिन्न से मतलब यहाँ पे है कि कौन वार्म करंट है और कौन सी कोल्ड करंट है। अगर आप कॉन्टिनेंट की बात करें तो हर एक कॉन्टिनेंट का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न कोस्ट पे जो भी करंट है, ओशियन करंट है, वो कोल्ड करंट होती है ना, वो कोल्ड करंट होती है। और हर कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी भाग है, यानी पूर्वी कोस्ट है, वहाँ पे जो करंट बहती है वो वार्म करंट होती है, ठीक। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट कौन सा हुआ? ये हुआ। यहाँ पे कौन सी करंट बहती है? कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया करंट है। और ये कौन सी करंट होती है? ये कोल्ड करंट है। यहाँ पे कौन सी करंट बहती है? यहाँ पे पेरू करंट बहती है, जो कोल्ड करंट है, ठीक है। इसी तरह आप अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पे बेंगुला करंट बहती है, जो कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। और अगर उत्तरी भाग की बात करें तो यहाँ पे भी कैनरी करंट बहती है, जो कि कोल्ड करंट है। और उसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की भी बात कर सकते हैं। पश्चिमी तट जो है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट बहती है, जो कैसी करंट होगी? कोल्ड करंट होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि जो पश्चिमी भाग है हर कॉन्टिनेंट का, कोल्ड करंट बहती है, ये सारी की सारी कोल्ड करंट है। और वही अगर पूर्वी कोस्ट की बात करें हर कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे वार्म करंट फ्लो करती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट है, जो कि वार्म करंट है। नॉर्थ अमेरिका पे आ जाइए, ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, ये कैसी करंट है? ये वार्म करंट है, ठीक है। ब्राज़ीलियन करंट फ्लो करती है, जो कि वार्म करंट है। उसी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी कोस्ट है, यहाँ पे अग्लुहास करंट बहती है। यहाँ पे साउथ अमेरिका की जगह नॉर्थ अमेरिका लग गया, यहाँ पे ये साउथ है, ठीक है, साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वार्म है और 1 कोल्ड है, तो यही भिन्न हो जाएगी तीनों से।
पेरुवियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर लेंगे ना। चलिए 67 देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब रिफ्ट वैली। रिफ्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब खाई से, खाई के रास्ते से कुछ दूरी तक बहती है नदी। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है राइन रिवर। राइन रिवर का जो सोर्स है वो क्या है, आल्प्स माउंटेन। ठीक है, आल्प्स माउंटेन से राइन रिवर निकलती है और ये डिस्चार्ज कहाँ पे करती है अपना पानी, ये नॉर्थ सागर में करती है। नॉर्थ सागर देख रहे हैं ना, नॉर्थ सागर। और आपने एक चीज़ और पढ़ी है, बाल्टिक सागर, याद आ रहा, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर को जोड़ने वाली एक कैनाल है जिसका नाम आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसको हम लोगों ने किया है कई बार, और ये कैनाल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्पस माउंटेन की लोकेशन कहाँ है, इसको हम लोगों ने कैसे सीखा है। आप इटली को देख रहे हैं, आप इटली को देख रहे हैं, इटली के ऊपर छाता बना दीजिए। ठीक है, छाता बना दीजिए, यही पूरा आल्पस माउंटेन है जो बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करता है। दुनिया की एक ऐसी नदी जो सबसे ज़्यादा देशों से होते हुए बहती है, जिसका नाम है डेन्यूब। निकलती कहाँ से, ब्लैक फॉरेस्ट से, है ना, ब्लैक फॉरेस्ट से। और ये नदी जाके कहाँ पे गिरेगी, ब्लैक सागर में गिरेगी या फिर कैस्पियन सागर में गिरेगी, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, 2 होमवर्क हो गए यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा। 68 कीजिए। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर लेक हो जाएगी। ये कहाँ पे, यूएसए में। 5 ग्रेट लेक्स का ये पार्ट है ना, 5 ग्रेट लेक्स का एक पार्ट है। सुपीरियर है, मिशिगन है ना, ह्यूरोन है, इसके बाद एरी है, फिर ओंटारियो है। ये पहला सीक्वेंस है वेस्ट से ईस्ट। दूसरा सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, पहले सुपीरियर है, फिर ह्यूरोन है, फिर मिशिगन है, फिर एरी है, फिर ओंटारियो है। ये दूसरा सीक्वेंस है। बताइएगा पहला सीक्वेंस सही है या फिर दूसरा सीक्वेंस सही है, क्योंकि इसका क्रम पूछा जाता है। सबसे बड़ी झील एरिया वाइज सुपीरियर है, ये पहले स्थान पर हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी झील यहाँ पे विक्टोरिया हो जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी झील क्या है, जल्दी से बताइए, बेकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है ना, सबसे गहरी झील। बेकाल की लोकेशन आप देख रहे हैं रसिया में, सुपीरियर यूएसए में देखा, विक्टोरिया कहाँ पे देखा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और ग्रेट बियर एक कनाडा की लेक है। कर लेंगे ना अब। चलिए, अब ये सब नहीं मिला रहा हूँ मैं। 69 देखिए, यहाँ पे पूछा है भूगोल में नव नियतिवाद सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म का प्रतिपादन किसने किया था। ये वही चीज़ है जो आपको आज वर्तमान में दिख रहा है। ये थ्योरी बोलती है कि एटमॉस्फेयर के जितने भी एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स को यूज कर सकता है इंसान, मनुष्य इन एलिमेंट्स को यूज कर सकता है, स्वतंत्र रूप से यूज कर सकता है, जितना चाहे उतना यूज कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नेचर के जो रूल हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, ये नियम भी मनुष्य को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। यानी ये जो थ्योरी है ये मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच की कहानी बताती है, इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट को बताती है, समायोजन को बताती है। और इस थ्योरी को बताया था जी टेलर ने, जी टेलर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखे रहना। चलिए 70 देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल का मतलब है कि जो एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में विस्तृत है देश। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा हम लोग टर्की के बारे में पढ़ते हैं। टर्की की एक सिटी है इस्तांबुल, है ना, इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ पे है, ये तो यूरोप में है। जबकि टर्की का जो पूरा हिस्सा है, यानी इस्तांबुल के अलावा जो हिस्सा है, वो हिस्सा कहाँ पे आता है, वो एशिया का हिस्सा है ना। तो ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल हो गया। तो ये चीज़ टर्की को ट्रांसकॉन्टिनेंटल बना देती है। उसी तरह जॉर्जिया की भी स्थिति है, जॉर्जिया भी लाई करता है यूरोप में और एशिया में। यहाँ पे पहला और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए 71 देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 किस थीम के साथ मनाया गया। 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए पहला पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया था, ये क्वेश्चन एक बार पूछा है, ध्यान रखना। 5 जून को तो हर साल मनाया ही जाता है, ईयर पूछेगा तो ईयर आप 1973 याद रखें। ठीक है, 1973। हमारे देश में पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ना, 1986। वन्य जीव का संरक्षण करना है 1972 से कर लीजिए। फॉरेस्ट का संरक्षण करना है 1980 से कर लीजिए।
इन्वायरमेंट का संरक्षण करना है 1986 से कर लीजिए। बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना है 2002 से कर लीजिए। ठीक है, ये 4 एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, 4 अधिनियम पढ़ते हैं। 72 देखिए, यहाँ पे पूछा है बायोमास का जो पिरामिड है ये किस पारिस्थितिकी तंत्र यानी किस इकोसिस्टम में उलट जाता है। पहले तो ये बताइए, ये जो पिरामिड है ये कितने तरीके के होते हैं। पिरामिड हम लोग एनर्जी का भी पढ़ते हैं, ऊर्जा का पढ़ते हैं। पिरामिड हम लोग बायोमास का भी पढ़ते हैं, जैव भार का पढ़ते हैं। और पिरामिड हम लोग नंबर का पढ़ते हैं यानी संख्या का पढ़ते हैं, जिसमें से बहुत बेसिक सा फैक्ट हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, हमेशा सीधा होता है। और इस पर हम लोगों ने 10% रूल भी पढ़ा था कि एक ट्रॉफिक लेवल से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो केवल और केवल 10% ही होती है। बाकी 90% एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है, बेकार हो जाती है। एनर्जी का पिरामिड ऐसा तो नहीं बना दोगे, ये गलत हो जाएगा। लेकिन वही अगर बायोमास की बात करते हैं, जैव भार की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके की बातें आ जाती हैं। एक स्थल हो गया और एक एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक यानी जलीय। तो जल में कैसा होता है बायोमास का पिरामिड और स्थल पे कैसा होता है बायोमास का पिरामिड। यहाँ पे आपको देख लेना है कि जानवर कहाँ पे ज़्यादा हैं, स्पीसीज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं। बायोमास का स्थल पर जो पिरामिड है वो सीधा बनता है और बायोमास का एक्वेटिक जो पिरामिड बनता है वो उल्टा रहता है। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे तालाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तालाब एक्वेटिक इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। चलिए 73 देखिए, 73 में क्या है। 73 में पूछा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। ये नारा दिया गया था चिपको आंदोलन के दौरान। ये ऑप्शन सही है। एपिको आंदोलन एक किससे संबंधित था, ये भी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए था। एक्टिव कहाँ था, कर्नाटक में। ठीक है, एक्टिव कर्नाटक में था। चलिए 74 देखिए, यहाँ पे पूछा है बायोफ्यूल जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे फ्यूल को बनाया जा रहा है बायो से। ठीक है, ये बायो क्या है, कोई जीवित चीज़ है। ये प्लांट हो सकता है, ये फसल का प्लांट हो सकता है, क्रॉप हो सकता है, जैसे नीम हुआ, महुआ हुआ, करंज, जेट्रोफा, मक्का, इन सब का हम लोग यूज पढ़ते हैं हम बायोफ्यूल में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इन सब का क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है ऊर्जा संकट। कल को कोयला ख़त्म हो जाएगा तो क्या करोगे, इन्हीं पे डिपेंड होना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंस क्या है, पॉल्यूशन में, है ना। इनसे पॉल्यूशन नहीं होगा तो ये पारिस्थितिकी अनुकूल भी हो जाता है। मक्का से भी बायोफ्यूल बनता ही है। तो डी सही है, सी सही है और ए भी सही है। जबकि ये जो बी ऑप्शन लिखा है बायोफ्यूल लागत प्रभावी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, शुरुआती लागत जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा बचते हैं, किसान लोग भी हैं। अब किसान भाई अपने खेत में नीम थोड़ी ना लगाएगा यार, ना महुआ लगाने वाला है, ना करंज लगाने वाला है, ना ही वो जेट्रोफा लगाएगा। मक्का ज़रूर लगाता है किसान, तो अपने खेत में रबी की फसल बोएगा, खरीफ की फसल बोएगा या फिर जायद बोएगा। नीम का पेड़ लगा के उसको पूरा खेत चौपट थोड़ी ना करना है। तो ये भी तो एक बहुत समस्या है, लगाओगे कहाँ पे, ज़मीन कहाँ पे है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे करंज हुआ, जेट्रोफा हुआ, ये बहुत महंगे बिकते हैं मार्केट में। तो किसान एक तरह से सोच सकता है कि अगर इनको हम अपने खेत में बोएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन जो खाने वाली खाद्यान्न फसलें हैं उनका क्या होगा, उनको फिर कौन बोएगा। तो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, इंजन का जीवन बचाएं हम या फिर इंसान का जीवन बचाएं, है ना। इंजन को फ्यूल चाहिए, इंसान को भी फ्यूल चाहिए, खाद्यान्न फसलें चाहिए। तो खाद्यान्न फसलें बोएं या फिर हम जेट्रोफा बोएं। तो ये सब सारे अभी इशूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 75 देखिए। 75 देखिए, 75 आसान सा क्वेश्चन है, मैच कराइए इसको। अंसी ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये कर्नाटक है। गोगामल ये महाराष्ट्र का है और कालीसर हरियाणा का नेशनल पार्क है, हरियाणा। और मॉलिंग, यहाँ से तो आप थोड़ा बहुत हिंट भी लगा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अंसी कर्नाटक हो गया, 3 हो गया। गोगामल महाराष्ट्र, ये 4 हो गया। कालेसर हरियाणा 1 और मॉलिंग ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2। 76 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सूफी संत के बारे में मुबारक शाह खिलजी ने घोषणा की थी कि
जो व्यक्ति शेख का सर काटकर उसके पास लाएगा उसे वह 1000 टंके पुरस्कार देगा। पहली बात तो ये याद रखना है, मुबारक शाह खिलजी के द्वारा घोषणा की गई थी। और ये जो मुबारक शाह खिलजी था ये बड़ा जलता था शेख निजामुद्दीन औलिया से। जलने का कारण बस एक ही था, जी हुजूरी, है ना। जी हुजूरी ये नहीं करते थे मुबारक शाह खिलजी की, और ना ही ये कभी मुबारक शाह खिलजी से मिलने गए थे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 77 देखिए। सल्तनत कालीन शासकों में किसके कृषकों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया गया था? हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या जानते हैं? इन्होंने एग्रीकल्चर पर बहुत काम किया था, है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं फैक्ट। और इन्होंने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी ओपन कराया था जिसका नाम है, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इस डिपार्टमेंट का नाम है दीवाने कोही। कभी कभी दीवाने अमीर कोही लिखा रहता है, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 वंश पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, और लास्ट में लोधी डायनेस्टी। जिसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा, तो हम लोग तुगलक के बारे में जानते हैं, और सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे 78 में पूछा है आगमन का सही क्रम बताना है। पहले तो ये देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ के थे। सबसे पहला है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है, और ये किसके समय पे था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। इनका समय क्या था? इनका समय था 1325 से 1331, ठीक है। और ये जो ट्रेवनियर था ये फ्रांस से आया था शाहजहाँ के काल में, ये शाहजहाँ के काल में आया था। और शाहजहाँ ये तो मुग़ल सम्राट हो गए, है ना, ये मुग़ल सम्राट हो गए। यहाँ पे आप मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे तुगलक वंश है, यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य, तो आप इजीली यहाँ पे टाइम फ्रेम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अल बरूनी के बारे में हम लोग जानते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और मनुजी ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में बहुत सारे उपनाम भी हैं। मनुजी को भारत का दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट याद रखें। ये इटली का था, और इसको तोपची के नाम से भी जानते हैं, तोपची। 17वीं सेंचुरी की बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले अल बरूनी हो जाएंगे, फिर इब्न बतूता, फिर तीसरे स्थान पर टैवर्नियर हो जाएंगे, और लास्ट में मनुची, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए 79 देखिए। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था? इनके बेटे ही इनके अगेंस्ट में थे, है ना, खुसरो। ये जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे। खुर्रम और महाबत खां ये तीनों लोग जहांगीर के अगेंस्ट में थे। 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 80 देखिए। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ पे हैं? शिलालेख यानी रॉक पिलर्स, ठीक है, रॉक पिलर्स। और चोल जाने किस लिए जाते हैं, ये बात क्वेश्चन से सीख लीजिए। ग्राम प्रशासन के बारे में, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये बहुत बड़ी विशेषता रही है चोलास डायनेस्टी की। चोलास के समय पर प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा हुआ करती थी, इस संस्था का नाम याद रखें। और ये शिलालेख है, इसकी जानकारी मिलती है उत्तर मैरूर के शिलालेख से। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ की बात कर रहे हैं, और ये रेड सी है, ये रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है। ये कथन सही है, बहुत सारे साक्ष्य भी हैं, बहुत सारे प्रूफ भी हैं, लेकिन इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है कि कुषाणों के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नौसेना थी, नेवी थी। कारण गलत है, ये सही है। कुषाणों के काल में कौन सी बौद्ध काउंसिल हुई थी, जल्दी से बताइए? फोर्थ हुई थी। कहाँ पे? हाँ, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कहाँ पे? कुंडलवन में पढ़ते हैं हम लोग। समय है इसका कहीं 72 AD भी लिखा है, कहीं कहीं पे 78 AD भी लिखा हुआ है। ये जो चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी वो इसी टाइम फ्रेम में हुई थी। चलिए तो यहाँ पे कारण गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है फिर। 82 देखिए। तीर्थंकर से उनके प्रतीक चिन्ह मिलाने हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24, है ना, 24 पढ़ते हैं। और इन 24 में जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर थे। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है शंख सही है। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है हाथी सही है। पारस्वनाथ सर्प ये भी सही है। जबकि ये जो मल्लीनाथ हैं, मल्लीनाथ इनका प्रतीक चिन्ह कमल नहीं था, कलश था, ठीक है, कलश। डी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे गलत बताना था। चलिए 83 देखिए। सिंधु सभ्यता के बारे में बताइए, जो गलत है वो बताइए, आसान सा क्वेश्चन है।
नगर जो हैं सड़क और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। ये अरेंजमेंट हम लोग परपेंडिकुलर भी पढ़ते हैं, 90 डिग्री में भी पढ़ते हैं। और बहुत कॉमन सा फैक्ट जो हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं, आयरन यानी लोहे की खोज यहाँ पे नहीं की गई थी, लोहे का पता नहीं था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे किंतु इसका उपयोग करते थे, ऐसा भी नहीं था ना तो उपयोग करते थे ना ही परिचित थे। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ट्रेड और कॉमर्स ये उन्नत दशा में था, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे गलत सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कभी कभी अरेंजमेंट पूछा जाता है, ये आप अगर स्थल देखेंगे, जितने भी ये स्थल हैं इस सभ्यता से संबंधित, उनको एक साथ अगर मिलाएंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में। चलिए 84 देखिए, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? प्रत्यक्ष पत्नी का मतलब है कि जिसको जिसके हस्बैंड ने छोड़ दिया हो, और विवाह विच्छेद का मतलब डाइवोर्स। ये बात कही गई थी अर्थशास्त्र में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85 में यहाँ पे मैच कराइए। वल्लभाचार्य की जो थ्योरी थी वो थी पुष्टि मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग। रामानुजाचार्य ये विशिष्ट अद्वैत को मानते थे, और माधवाचार्य ये डुअलिज्म पे बिलीव करते थे, और शंकराचार्य अद्वैतवाद। अगर आप लोगों के पास समय हो तो 2021 की यूपी पीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट पे पढ़िए, इसको भी देख लें। और 2022 की दृष्टि आईएएस की यूपी पीसीएस प्री के लिए भी टेस्ट सीरीज कराई थी चैनल प्लेलिस्ट पे, इसको भी आप देख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो ये सब हम मिला लेना। नेक्स्ट कीजिए, ये सब भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो, आंग्ल मैसूर युद्ध 2-3 बार तो सीखा ही है आप लोगों को। कई बार मैंने बताया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी वो 4th एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी, तीसरे में नहीं हुई थी। और ये जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हम लोग पढ़ते हैं 1799, है ना। ये युद्ध शुरू कब से होते हैं? 17, जल्दी से बताइए, 1767 से शुरू होते हैं या फिर 1775 से? ये थोड़ा सा वेरीफाई करके बताना। 1776 से 1799 तक ये वॉर चलते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर। इसी में 4 वॉर होती हैं, तो दूसरा ऑप्शन तो आप गलत कर दीजिए। तीसरे पॉइंट में लिखा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, है ना। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ये तो थे, लेकिन इब्राहिम लोदी नहीं थे। दूसरी पार्टी में कौन था? सदाशिव राव भाऊ थे। ठीक है, अगेंस्ट मराठा था, तो ये भी गलत हो गया। जबकि पहले पॉइंट में है प्लासी के युद्ध में 1757, है ना। 1757 में सिराज उद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा, यही था कल्प्रिट। सही है, पहला पॉइंट सही है। तो यहाँ पे केवल एक हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हैं। कर लेंगे ना। चलिए 87 देखिए, मुगल राजवंश का सबसे अयोग्य व्यक्ति जहांदार शाह, यही पढ़ते ना इसके बारे में। 1712 से 13, 1 साल इसका शासन रहा। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, ये काफ़ी टाइम यहाँ पे रह गए। और आलमगीर 54 से 59। तो सबसे पहले जहांदार शाह हो गए, उसके बाद फिर मोहम्मद शाह। ठीक है, इसके बाद फिर अहमद शाह हो जाएंगे, और लास्ट में आलमगीर हो जाएंगे। तो क्रम क्या बना? 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक, 13-24, पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए 88 देखिए, आदि ग्रंथ का संकलन कंपाइलेशन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु रामदास ने नहीं। डी गलत है। गुरु रामदास को जाना जाता है अमृतसर नगर की स्थापना करने के लिए। दल खालसा की स्थापना की थी कर्पूर सिंह ने। ठीक है, कर्पूर सिंह ने, ना कि अर्जुन देव ने। ये भी गलत हो गया। जबकि ये मीरी और पीरी है। मीरी का मतलब है सांसारिक, और पीरी का मतलब है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। मीरी और पीरी से संबंधित हैं गुरु हरगोविंद। तीसरा भी गलत है, इनके सामने ये सही लिखा है गुरुमुखी लिपि, सी सही है। चलिए 89, यहाँ पे फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के बारे में पूछा है। तात्कालिक कारण कई बार पढ़े होंगे, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, है ना, यही था। और एक संधि के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, उस संधि का नाम बताइए जल्दी से। एक्सला चैपल। इसी संधि से इस वॉर का अंत हुआ था 1748। और अभी एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट नहीं हुए, एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट नहीं हुए, उससे पहले ये सब घमासान चल रहा है। चलिए 90 देखिए, 1857 का जो रिवोल्ट था मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बहुत सारे कारण थे।
मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, अच्छा खासा 200 शब्दों में लिखना होता है इसका उत्तर। वैसे अब तो बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, थोड़ा डायनामिक करके पूछते हैं। सबसे जो मेजर रीज़न था इसके फेल होने की, वो थी प्लानिंग। प्लानिंग नहीं थी, सब अपनी अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, नेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे, नेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है भैया, तो 90 क्वेश्चन कीजिए, मिलते हैं अगले पार्ट में।